हर घर में घर का एक बड़ा सदस्य ही घर का मुखिया होता है। पर क्या हो जब घर के मुखिया के हिसाब से हर व्यक्ति को चलना पड़े। ऐसा ही हाल था मोहन के घर में। मोहन अपने घर में सबसे बड़ा था, जिस वजह से सिर्फ घर में मोहन की ही चलती। मोहन अपने घर में अपने 2 बेटे, 1 बहू और बीवी के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन, माँ जी आज एकादशी है और काफ़ी दिनों से घर में पूरी नहीं बनी, तो मैं सोच रही थी क्यों ना आज कुछ अच्छा खाने को बना दिया जाए। इसी बहाने अपने घर में कुछ अच्छा भी बन जाएगा और अच्छा खाकर माँ को भी शांति मिल जाएगी। बहू, खीर पूरी तो मेरा भी बहुत दिनों से खाने का दिल कर रहा है, पर तू तो जानती है ना तेरे बाबूजी को शुगर है और खाना भी घर में उन्हीं के हिसाब से बनता है। एक बार तू बाबूजी से बात कर ले, अगर वो हाँ कर देते हैं तो वही बनाना जो तेरा दिल करे। पर माँ जी, बाबूजी मानेंगे मेरा? मतलब कि उनको शुगर है ना, तो वो मीठा कैसे खाएंगे? और मेरा तो ना खीर खाने का बहुत मन था, इसीलिए मैंने आपसे बात कर ली। आशा और काव्य आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ मोहन उनकी बात सुनते हुए आ जाता है और गुस्से में अपनी बहू से कहता है, बहू, तुम इतनी लापरवाह हो सकती हो मैंने कभी सोचा नहीं था। ये जानते हुए कि मुझे डायबिटीज़ है, तुम खीर बनाने की बात कर रहे हो। अब से इस घर में कभी खीर नहीं बनेगी। खीर बना तो क्या, खीर की बात तक नहीं होगी। जी जी बाबूजी, मैं समझ गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। काव्या अपने ससुर की बातों से डर जाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। काव्या की एक छोटी सी गलती की सज़ा काव्या को तो मिलती ही है, पर साथ ही साथ पूरे घर वालों को भी। काव्या के खीर बनाने के बाद से मोहन खीर बनाने की मनाही कर देता है, जिसके बाद कभी भी काव्या के घर में खीर नहीं बनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहन अपने घर में अपने छोटे बेटे रंजीत की शादी की बात करता है। रंजीत अब बड़ा हो चुका है, वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो गया है। यही सही उम्र है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसी साल हम अपने छोटे बेटे रंजीत की भी शादी करवा दें। आप सही कह रहे हैं, हम सबकी भी यही राय है। वैसे क्या आपने रंजीत के लिए कोई लड़की देख रखी है? पर माँ बाबूजी, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी और मुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करना है। बेशर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के सामने इस तरह की बातें करते हुए? हमारे सामने खुद की शादी की बात कर रहे हो। देखो, हमने तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है, अच्छे घराने से है और तुम्हें पसंद भी आएगी। और इस घर में मेरी चलती है, मेरे हिसाब से ये घर चलता है, तो इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। जिस दिन मैं मर जाऊँ उस दिन तुम सब अपनी चला लेना। और रही तुम्हारी शादी की बात, तो कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी जिससे मैं चाहूँगा। रंजीत अपनी इच्छा के बारे में बताता है, लेकिन मोहन उसकी बात ही नहीं सुनता और उसे भला बुरा सुनाकर चला जाता है। मोहन अपने घर में किसी की नहीं सुनता था, वो सिर्फ अपने फैसले सुना दिया करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रंजीत की शादी कोमल नाम की लड़की से हो जाती है। कोमल एक अच्छे घर से थी। रंजीत भी कोमल से शादी करके खुश था, पर बेचारी कोमल खुश नहीं थी, क्योंकि कोमल इस बात से अनजान थी कि उसके घर के सारे फैसले उसके ससुर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन, रंजीत, हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं। शादी के बाद तो हर पति पत्नी हनीमून के लिए कहीं बाहर जाते हैं और आपके घर में तो कोई नहीं कहता कि बहू, तुम्हारी नई शादी हुई है, अपने पति के साथ थोड़ा बाहर घूम फिर के आ जाओ। देखो, अब ना आपको बोलना पड़ेगा। इस घर में कुछ भी बोलना बेकार है। मेरी मानो तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि तुम कभी इस घर की 4 दीवारी से भी बाहर आ पाओगी। अरे पर ऐसा क्यों? मैं यहाँ जब से आई हूँ मैंने यही देखा है, जो बाबूजी कहते हैं वही होता है। यहाँ तक कि घर में खाना भी उन्हीं के हिसाब से बनता है और कपड़े भी हमें बाबूजी के हिसाब से पहनने पड़ते हैं। अरे घर में हमारी अपनी खुद की कोई ज़िंदगी ही नहीं है। देखो, अगर आप बात नहीं करोगे तो मैं खुद बात करूँगी। कर सकती हो तो कर लो और बदल के देख लो अपने ससुर के फैसले को। इतना बोलकर रंजीत अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, पर कोमल भी ठान लेती है कि अब वो अपने फैसले खुद लेगी और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएगी। इसीलिए वो पहली बार अपने ससुर के फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश करती है और घर में सभी के सामने अपने ससुर से अपने मन की बात रखती है। माफ़ करना बाबूजी, पर इस घर में आज मैं कुछ ऐसा बोलने जा रही हूँ जो किसी भी बहू बेटी ने नहीं बोला होगा। मेरी और रंजीत की शादी को 2 महीने हो गए हैं, पर हम दोनों एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे। इसलिए मैं उनके साथ कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहती हूँ और इसके लिए ना मुझे आपकी आज्ञा चाहिए, क्योंकि बिना आपकी आज्ञा के तो कुछ नहीं हो सकता। बहू,
इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ऊपर से हमसे ही आज्ञा मांग रही हो। अरे जब इस तरह की तुमने बात कह ही दी है तो खुद चली भी जाती ना। वैसे भी आजकल के बच्चे बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। पहले तुम्हारे पति ने और अब तुमने। अगर हमें पता होता कि तुम इस तरह की लड़की हो तो हम तुम्हें इस घर की बहू कभी ना बनाते। और आशा, तुम अपनी बड़ी बहू के साथ मिलकर अपनी छोटी बहू को इस घर के तौर तरीके सिखाओ। पर बाबूजी, मैंने ऐसा क्या दिया है? हर कोई शादी के बाद बाहर जाता है। अगर आप लोग नहीं गए तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है। आप अपनी पुरानी सोच को बदलिए और इस घर के इंसान को अपने फैसले खुद लेने दीजिए। यह घर मेरा है, यह परिवार मेरा है। मैंने इसे जोड़ा है, ना कि तुमने कल की आई लड़की ने। तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सदियों से इस घर में मेरे फैसले चल रहे हैं और मेरा ही फैसला चलता रहेगा। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मोहन हर बार की तरह अपना फैसला सुनाकर चला जाता है और बेचारी कोमल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। समय यूं ही बीतता है और कोमल अपने ससुर के हर फैसलों से परेशान होने लगती है। अब उसे अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। ऐसे ही एक दिन, सावन का महीना चल रहा है। बहुत समय हो गया तुम लोगों ने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे। हमने कुछ साड़ी वाले को घर में बुलाया है, जो साड़ी पसंद आए खरीद लेना। और ज्वेलरी वाले भी आएंगे, अपने लिए ज्वेलरी भी खरीद लेना। बाबूजी, सब कुछ तो आपके हिसाब से होता है, फिर आप क्यों इतना कष्ट कर रहे हैं? क्यों साड़ी वाले और ज्वेलरी वाले को घर में बुलाया? आप खुद सबके लिए ले आते ना। आप जो लेकर आते हैं इस घर के लोगों को वही तो पहनना पड़ता है। अच्छा, हमने तुमसे कुछ कहा था कि नहीं? और लगता है तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई। तभी तो छोटी बहू आज भी हमसे ज़बान चला रही है। देखिए, मैंने समझाने की कोशिश की थी पर अभी वो नादान है। धीरे धीरे सब समझ जाएगी। बड़ी बहू, कोमल को कमरे में लेकर जाओ। मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। और काव्या बहू, इसे अच्छे से समझा देना कि तुम इसे कमरे में इसलिए लेकर जा रही हो ताकि आगे से छोटी बहू ऐसी गलती फिर दोबारा ना कर सके। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने सिर्फ सच कहा है। अगर मेरे सच को आप गलती बता रहे हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ कोमल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब ये सारी बातें करने का वक्त नहीं है। प्लीज़ मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मेरे लिए। आशा के कहने पर नताशा अपनी देवरानी को अपने कमरे में ले जाती है और उसे समझाने की खूब कोशिश करती है। कोमल, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे घर की लड़की हो और वो भी खुले विचारों वाली। तुमने ऐसा घर परिवार नहीं देखा, इसलिए तुम्हें ऐसे घर में रहने की आदत नहीं है। पर बाबूजी इस घर के बड़े हैं, वो हमेशा सही फैसला लेते हैं। हमें उनके फैसलों की कदर करनी चाहिए। वो जो करते हैं हमारी भलाई के लिए ही तो करते हैं। मैं जानती हूँ दीदी, बाबूजी सब कुछ हमारे लिए करते हैं और हमारा भला ही सोचते हैं, पर कई बार वो कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते और वो हमेशा अपने फैसले हम पर थोप देते हैं। वो क्यों नहीं हमें थोड़ी फ्रीडम देते? हम इस घर की चार दीवारी में कैद हैं। हम अपने हिसाब से अपनी पसंद का ना कुछ खा सकते हैं ना पहन सकते हैं। हम अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकते। कोमल, तुम इतना क्यों सोचती हो? एक बार इस घर में, इस घर के माहौल के अनुसार ढालने की कोशिश तो करो खुद को, फिर तुम्हें भी आदत हो जाएगी और तुम्हें भी यहाँ अच्छा लगने लगेगा। सच में भाभी, आप ऐसा कह रही हैं? जहाँ तक मुझे पता है आप मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और आपका सपना था नौकरी करने का, पर इस घर में आकर आप अपने सपने भूल गई और इस घर में नौकरानी बन गई। पर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपका भी दिल करता है कुछ करने का, बाहर जाने का, घूमने का, पर आप इस घर की इज्जत और बाबूजी के चक्कर में कुछ कर नहीं पा रही हैं। पर देखिए, अब बाबूजी के घर में नहीं चलेगी। बड़ों का फैसला बच्चों के लिए हमेशा सही होता है, लेकिन कई बार उनके फैसले बच्चों के लिए एक सज़ा भी बनकर रह जाते हैं। नताशा के समझाने पर भी कोमल नहीं समझती और बगावत पर उतर आती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कोमल साड़ी के बदले सूट पहन लेती है। अपनी बहू को सूट में देखकर मोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। कोमल बहू, ये क्या पहन रखा है तुमने? क्या तुम भूल गई कि तुम शादीशुदा हो और इस घर की बहू हो? इस घर की बहू सिर्फ साड़ियों में रहती है, वो भी सर पर पल्लू रखकर, और तुम सलवार सूट में घूम रही हो। बाबूजी, आप बेमतलब में ही छोटी सी बात को इतना बड़ा कर रहे हैं। आखिर सूट और साड़ी में क्या फ़र्क है? मेरे हिसाब से तो सूट ज़्यादा कंफर्टेबल और ढका हुआ कपड़ा है और मुझे साड़ी पहनना पसंद नहीं है। कपड़े मैं अपने हिसाब से पहन सकती हूँ,
इस घर में आपका फैसला चलेगा, लेकिन मेरे ऊपर नहीं। भले ही ये घर आपका है, पर लाइफ मेरी है, तो मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीऊँगी। कोमल भी आज अपने ससुर की नहीं सुनती और अपना फैसला सुनाकर चली जाती है। मोहन बस उसे एकटक देखता ही रह जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि घर का कोई सदस्य उसके खिलाफ गया था। अब इसी तरह से दिन बीत जाते हैं और एक दिन खाना भी कोमल अपने हिसाब का बनाती है। आज ये क्या बना है खाने में? हमने कितनी बार बोला है कि रात के खाने में दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा और कुछ नहीं बनेगा। फिर किससे पूछकर ये पराठे खीर हलवा और इतना सब कुछ बन गया? बाबूजी, पूछना क्या था? सबका मन था खीर हलवा पूरी पराठे खाने का, तो मैंने सबकी मनपसंद की चीज़ बना दी। अब खाने के लिए भी क्या फेस्टिवल का मुंह देखेंगे? वैसे भी इस घर में आए मुझे 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने से मैं सिर्फ एक ही खाना खा रही हूँ। बहू, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने घर परिवार और पति से हाथ धोने पड़ जाए। बाबूजी, आप खुद को बदल लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे मेरे घर परिवार पति से अलग करते करते खुद सबसे अलग हो जाए, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो चुपचाप बैठकर तमाशा देखती रहे। और अभी तो बस शुरुआत हुई है। मुझे अपने लिए लड़ना भी आता है और सही समय पर खुद का स्टैंड लेना भी। कोमल भी अपने ससुर को ईंट का जवाब पत्थर से देकर चली जाती है। समय के साथ साथ धीरे धीरे कोमल अपने ससुर के खिलाफ हो जाती है और घर में मोहन की चलनी कम हो जाती है। ऐसे ही एक दिन नताशा भी कोमल के साथ मिलकर अपनी मन की बात अपने ससुर के सामने रखती है। बाबूजी, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं नौकरी करूं और इस बार ना मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफ़र भी आया है, तो मुझे आपकी इजाज़त चाहिए ताकि मैं भी नौकरी करने के लिए जा सकूं। कोमल बहू ने इस घर में सभी का दिमाग खराब करके रख दिया है। बड़ी बहू, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना, इस घर की औरतें काम नहीं कर सकती, फिर भी तुम इस तरह से इजाज़त लेना चाहती हो, ये जानते हुए भी कि हम इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। हाँ बाबूजी, मैं जानती हूँ आप कभी नहीं मानेंगे, लेकिन अब दुनिया आगे बढ़ चुकी है और मेरे घर वालों ने मुझे इसीलिए पढ़ाया था ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। लेकिन इस घर में आकर मैंने सिर्फ आपकी सुनी, आपके हिसाब से जिया, पर अब और नहीं। कोमल बिल्कुल सही है और आप गलत। आपको अपने फैसले, नियम, कायदे, कानून बदलने होंगे। हम सब आपकी इज्जत करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें डरा के रखें और अपने फैसले हम पर थोपें। बाबूजी, माफ़ करना, हम खुद नहीं चाहते कि आपको किसी तरह की कोई ठेस पहुँचे, पर ये आपका अहंकार है और आप अपने अहंकार के चलते सब पर जुल्म कर रहे हैं। इस घर में आपके इन फैसलों की वजह से कोई आपकी ना इज्जत करता है और ना ही आपसे प्यार। बस सब आपसे डरते हैं, इसीलिए आप इस घर से अपना डर ख़त्म कर दीजिए। अगर आप खुद को थोड़ा सा बदलेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका परिवार आपसे कितना प्यार करता है। कोमल और नताशा इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। मोहन को आज अपनी दोनों बहू पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त विपिन के घर जाता है, जहाँ देखता है कि विपिन की बहुएं जींस टॉप में हैं और नौकरी कर रही हैं और विपिन को इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। विपिन यार, तुमने अपने घर में कोई नियम कायदे कानून नहीं बनाया? तेरे घर में तो कोई अनुशासन ही नहीं है। देख बहू ने किस तरह के गंदे कपड़े पहने हुए हैं और ऐसे कपड़े पहनकर वो बाहर से आ रही है। बहू का ऐसे वातावरण में रहना शोभा नहीं देता। यार मोहन, तू किस तरह की बातें कर रहा है? तू एक पढ़ा लिखा आदमी है। समय के साथ हर इंसान को बदलना होता है। मेरी बहू मेरे लिए बेटियां हैं। अगर मेरी बहू की जगह मेरी बेटी होती तो मैं भी उसे इसी तरह की छूट देता। विपिन, घर में अनुशासन का होना ज़रूरी है। ये घर तेरा है, तेरे हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या यार मोहन, इतने सालों बाद भी एक तो तू पहली बार मेरे घर में आया, बेटे बहू के आने के बाद तेरा आना ही बंद हो गया। पर देख तू कैसी बात कर रहा है। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि दूसरों के ऊपर अपने फैसले नहीं थोपने चाहिए। हमारा परिवार जिस चीज़ में खुश है उन्हें वो खुशी दे देनी चाहिए, तभी घर में खुशियाँ और परिवार एक साथ रहता है। अगर हम अपने फैसले उन पर थोपने लगे तो वो हमसे आज़ाद होने लगेंगे, और आज़ादी का मतलब होगा अपने जिगर के टुकड़ों को खुद से दूर करना। अपने दोस्त के घर का एनवायरनमेंट और उसकी बातें सुनकर मोहन अब उन सारी बातों के बारे में सोचता है, जिसके बाद उसे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि वो अपने घर परिवार वालों के ऊपर कितनी ज़्यादती कर रहा है। जिसके बाद वो अपने कायदे कानून बदल लेता है और अपने घर के लोगों को उनके हिसाब से जीने की आज़ादी दे देता है। कोमल बहू, सही कहा तुमने मुझे।
इस घर के सभी लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं उन्हें डरा कर रखता था। सच में दुनिया बदल गई है, पर मैंने फैसला कर लिया है। अब इस घर के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीने और रहने का अधिकार है। सब अपने हिसाब से रह सकते हैं। और नताशा बहू, तुम काम कर सकती हो। इतना अच्छा ऑफ़र हर बार नहीं मिलता। बाबूजी, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने भाभी को नौकरी करने की इजाज़त दे दी। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू सो मच। और कोमल, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही बाबूजी को बदला है। थोड़ी से बदलाव की वजह से मोहन के घर में चारों तरफ खुशी आ जाती है, और ये सब कुछ सिर्फ कोमल की वजह से होता है। ओमकार की तुलना सब श्रवण कुमार से करते थे। उसके लिए इस दुनिया में माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता था। वो उनकी सारी बातें बिना कुछ सवाल जवाब किए मान लेता था। अपने माँ बाप की मर्जी से ही उसने सीमा नाम की लड़की से शादी भी कर ली। शादी के अगले दिन से ही सीमा ने एक सुशील आज्ञाकारी बहू की तरह अपनी जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दिया। सुबह उठकर किचन संभालना, घर के सारे कामकाज करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, इन कामों में उसका पूरा दिन बीत जाता। लेकिन शाम होते होते उसके मन में एक उत्सुकता सी होने लगती ओमकार के घर वापस आने की। काम से आते ही बिना एक नज़र सीमा पर डाले ओमकार सीधा अपने माँ बाप के कमरे में चला जाता और एक कोने में बैठ के कुछ पढ़ना शुरू कर देता। सीमा खाना लेकर उसके पीछे जाती। अरे बहू, आओ तुम भी इधर बैठो। जी, वो मैं इनके लिए खाना लाई थी। आज तुमने क्या बनाया है? सीमा ओमकार की तरफ बड़ी उत्सुकता से देखती है। अब जी, पालक पनीर माँ जी, वो इनको पसंद है ना? हाँ, पालक पनीर मुझे पसंद है, लेकिन सिर्फ माँ के हाथ का। ओमकार की बात सुन सीमा को बहुत बुरा लगता है। अरे बेटा, सीमा भी किसी से कम खाना नहीं बनाती, तो खा के तो देख। माँ, आपको मालूम है ना कि मुझे सिर्फ आपके हाथ का खाना पसंद है। आप प्लीज़ मेरे लिए कुछ बना दीजिए, नहीं तो मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। ओमकार का ये स्वभाव देखकर माँ थोड़ी परेशान सी हो जाती है। सीमा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो एकदम कमरे से दौड़कर बाहर चली जाती है। अगली सुबह सीमा फिर से ओमकार का दिल जीतने की कोशिश करती है। जब ओमकार नहाने जाते हैं तो उसकी शर्ट पैंट निकालकर उसके लिए इस्त्री कर देती है। वो जब नहाकर बाहर आता है, जी, मैंने आपके ऑफिस के कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, वहाँ बेड पर रखे हैं। ओमकार बेड की तरफ देखता है और फिर सीमा की ओर गुस्से से देखते हुए कहता है, जब तुम्हें पता नहीं है कि मुझे कौन से दिन क्या पहनना पसंद है, तो प्लीज अपनी तरफ से आगे बढ़ के काम मत किया करो। ये कहकर वो अपने कपड़े कपबोर्ड से निकाल कर पहनता है और ऑफिस के लिए चला जाता है। अपनी बीवी से इस तरह बात करना ये ओमकार का रोज का ही काम हो गया था, लेकिन फिर भी सीमा को उम्मीद थी। एक दिन हॉल में जब साथ में बैठकर सब लोग टीवी देख रहे होते हैं, ओमकार की माँ उससे कहती है, बेटा, काफी दिन हो गए हैं तुम्हारी शादी को, क्यों ना तुम बहू को कहीं घुमाने ले जाओ। इस तरह तुम दोनों को कुछ समय साथ बिताने के लिए भी मिल जाएगा। माँ, आपको तो मालूम है मुझे कितना काम रहता है। अभी इन सब फालतू चीज़ों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ये सब सुन सीमा अचानक से अपने कमरे में चली जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। क्या मिलता है तुझे ये सब करके? वो बेचारी जब से घर आई है, एक भी दिन तूने उसे एहसास नहीं दिलाया कि ये घर उसका है। पर माँ, ठीक ही तो है ना, ये घर उसका नहीं आपका है और आप मेरे हैं। इतना कहकर ओमकार वहां से चला जाता है। देखा भाग्यवान, हमारा बेटा एक अच्छा बेटा तो है, लेकिन पति नहीं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन ओमकार के पिताजी मित्तल जी को फोन करते हैं। अरे मित्तल जी, ओमकार के काम में पैसे लगाने से तो अच्छा है कि आप ये पैसा पानी में फेंक दीजिए। अब क्यों जी, क्या हुआ? अरे मैं खुद लगा चुका हूँ, सब डूब गए।
तभी सोचा आपको बता दूं, आपके तो पैसे बच जाएं। अरे धन्यवाद जी। वैसे आपका नाम? आपका शुभ चिंतक। इतना कहकर वो फोन रख देते हैं। तभी ओमकार की माँ आ जाती है। अरे ये आप अपने ही बेटे के साथ? अरे भाग्यवान, ठहरो और देखो आगे आगे होता है क्या। एक दिन कमरे में बैठे हुए सीमा ओमकार को फोन पर किसी से बहस करते हुए सुन लेती है। ओमकार बहुत हड़बड़ी में कमरे में चक्कर काट रहा होता है। फोन पर बात करते हुए उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो जाता है। लेकिन मित्तल जी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने वादा किया था कि आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। मैं 2 साल से इस पर काम कर रहा हूं। अब आखिरी मिनट पर आप मुझे ऐसा धोखा कैसे दे सकते हैं? ओमकार गुस्से में फोन काट देता है। सीमा अपने पति की हालत देख के बहुत परेशान हो जाती है और पूछती है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या आप अपनी इस उलझन को मेरे साथ बांट सकते हैं? तू इन चक्करों में मत पड़, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तभी ओमकार के माता पिता भी आ जाते हैं। अरे बेटा, क्यों परेशान है इतना, क्या हुआ? अरे पिताजी, मैं बर्बाद हो गया। मित्तल जी ने पैसे लगाने से मना कर दिया। अरे बेटा, टेंशन ना ले, तूने मेहनत की है ना, तो तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। इसी बीच सीमा बिना कुछ कहे अपनी अलमारी से अपने माँ बाप के दिए गहने लाकर ओमकार के हाथों में रख देती है। अरे ये क्या कर रही हो? ये तो तुम्हारा स्त्री धन है। गहने तो बनते रहेंगे, लेकिन आपका प्रोजेक्ट नहीं रुकना चाहिए, और वैसे भी जो मेरा है वो आप ही का तो है। ओमकार को तो समझ में ही नहीं आता कि वो क्या बोले। उसका ये निस्वार्थ त्याग देखकर हक्का बक्का रह जाता है वो। तभी उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, ये सच है कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये भी सच है कि बीवी की जगह भी कोई नहीं ले सकता। आप ठीक कहते हैं पिताजी। चलो सीमा, तैयार हो जाओ, काम आकर करेंगे। कल गोवा जा रहे हैं तुम और मैं। दिव्या देखने में थोड़ी मोटी सी थी, लेकिन बहुत ही प्यारी सी थी। उसकी शादी होती है बम्बई के अभिषेक से। एक दिन वो सास के साथ बाजार में सब्जी खरीद रही थी कि अचानक एक डायरेक्टर हाथ से कैमरा बनाकर बोलता है, ओ ओ ओ, क्या चेहरा है, क्या चेहरा है भाई, हमें तो हमारी एड की हीरोइन मिल गई। अरे क्या बकवास कर रहे हो, दूर रहे मेरी बहू से, क्या बकवास कर रहे हो? ओहो, ये बीच में विलन कौन है? ये विलन मेरी सास है, सास। अरे चुप कर पगली, कुछ भी बोली जा रही है। माँ जी, हम ना आपकी बहू को एड की हीरोइन बनाना चाहते हैं और उसके लिए 1 करोड़ रुपए भी देंगे। अरे वाह वाह वाह, सुन ली ऊपर वाले ने मेरी, इसके पापा ने तो कुछ ना दिया। चलो 1 करोड़ तो आएंगे। अरे क्यों झूठ बोल रही है माँ जी? आपका लड़का जिस फटफटी में घूमता है वो मेरे पापा ने ही तो दी थी, और वो सिलाई मशीन जिसमें हर वक्त आप अपनी फटी सलवार सिलने को दे देती है, वो भी तो मेरे पापा ने ही दी थी। और वो अरे बस 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 मैडम, इतना ना बोलिए। आप तो आने वाले वक्त की सुपर मॉडल है, और प्लीज़ अब ऐसे छोटे मोटे काम के लिए आप नौकरानी रख लीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी हीरोइन से कोई ऐसे काम करवाए। अरे वो चिंता मत करो, कुछ ना करवाएंगे इससे, बस चेक दे दो या कैश 1 करोड़ का। ज़रूर ज़रूर। देखिए, मैं अभी लंदन जा रहा हूँ दीपिका पादुकोण की एक शूट के लिए। वहाँ से 1 महीने में वापस आकर आपको चेक दे दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें विश्वास नहीं है, चेक दो वरना दूसरी हीरोइन देख लो। हाँ। अरे यार, ये हीरोइन की माँ लोग बड़ी खड़ूस होती हैं। वेल, ये लीजिए चेक, लेकिन ये आज से 1 महीने बाद ही क्लियर होगा। सास बहू खुशी खुशी घर आ जाती हैं, लेकिन घर आते ही मोटी बहू के हाव भाव ही बदल जाते हैं। माँ जी, आज से किचन आप संभालिएगा, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। और मैं कैसे? मैं तो तेरे आने के बाद से किचन में घुसी ही नहीं हूँ। हाँ, तभी तो मैं मोटी हो गई। मोटी हो गई?
अरे झूठी, तू तो शादी से पहले भी मोटी थी। वो तो तेरे पापा ने हमें कहा था कि मोटा पैसा देंगे बेटी को। हमें क्या पता था कि पैसा मोटा नहीं, वो तो बेटी मोटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मिल गया ना करोड़ों का चेक। अब ना सुनाइए कोई बात मुझे, कह देती हूँ। अच्छा चलिए, मैं चली मार्केट, ज़रा 10,000 रुपये तो दीजिए, जिम के कपड़े लेकर आती हूँ। 10,000 के कपड़े? अरे बहू, 150 की टी शर्ट और पजामा मिलता है। अरे मम्मी जी, कर दी ना गवारों वाली बात। करोड़ों कमाने वाली हीरोइन क्या किसी लल्लू छाप ब्रांड के कपड़े पहनेगी? ना भाई ना, मैं तो एडीडीसी के कपड़े और जूते पहनूंगी। हाँ, सास क्या ना करती, करोड़ों का चेक जो ले बैठी थी दे देती है बहू को 10,000 रुपये। अगले दिन सास बहू के कमरे में खाना लेकर जाती है। ये ले बहू, खा ले। ओ नो माँ जी, इतना सारा तेल और घी वाला खाना? ना 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 ना, मेरी डाइटिशियन ने मुझे डाइट पर रखा है। ये रही लिस्ट, अब मुझे यही खाना है, तभी 20 दिन में मेरा वज़न 30 किलो घटेगा। और डायरेक्टर को देखकर भी तो लगे कि वाह। तभी वहाँ बेटा आ जाता है। अरे मेरी प्यारी दिव्या, तुम दुबली बिल्कुल मत होना। ये टमाटर जैसे तुम्हारे प्यारे प्यारे गाल ही तो प्यारे लगते हैं तुम्हारे चेहरे पर। जानती थी मैं, आपको मुझसे जलन ज़रूर होगी। आप क्यों चाहेंगी कि आपकी बीवी आपसे ज़्यादा पैसे कमाए? अरे यार, मुझे तो तुम जैसी हो वैसी ही बहुत अच्छी लगती हो। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ। अरे तुझे तो उन लोगों ने ऐसे ही पसंद किया था ना। ना ना माँ जी, हीरोइन हूँ। अच्छा चलिए, जल्दी से आप लोग मेरा कमरा खाली करो, मैं सोने जा रही हूँ। कल 4 बजे मेरा ट्रेनर आ रहा है। हैं? सुबह के 4 बजे? हे भगवान। दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बहू अब लग जाती है खुद को पतला करने में। वो सुबह दौड़ लगाती, कम खाती और खूब जिम करती। एक दिन, अरे बहू, क्या हो गया? पड़ोसन आई है ना, तुझसे चाय पूछ रही है ना पानी। अरे दिव्या, क्या हो गया? तू तो दिखाई देना ही बंद हो गई। और तुझे हुआ क्या है? कोई गम है क्या? कोई दुख हो तो बता हमें। इतनी पतली कैसे हो गई? अरे किसने कहा कि सिर्फ दुख में ही दुबले होते हैं? और दुबले होने के लिए कड़ी इच्छा शक्ति और हाँ, एक रीज़न भी होना चाहिए। अरे बहू, चाय बना ला। दिव्या को सास की बात सुनकर गुस्सा आ जाता। देखिए सासू माँ, एक तो ये लो सोसाइटी की तरफ बात करना बंद कीजिए। बहू चाय, बहू पानी। अरे मेकअप खराब होता है किचन में जाने से। और अब प्लीज़ ये अड़ोसी पड़ोसी के साथ बैठना ना छोड़ दीजिए। बंगला लेंगे अब सिविल लाइन में, समझी? आय हाय, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे बहुत बड़ी हीरोइन बन गई हो। सासू माँ, इन लोगों को धक्के देकर बाहर निकालिए। सिक्योरिटी! अरे दिव्या बस करो, अभी तुम हीरोइन बनी नहीं हो तब इतना घमंड। सास और पति आस पड़ोसियों से माफी मांग लेते हैं। बेटा, न जाने कौन सी घड़ी में उस डायरेक्टर ने इसे देखा और ये हमारे सर चढ़कर नाच रही है। अरे माँ, तुम ही तो पैसों का लालच कर गई, वही मना कर देती। अरे पापा ने तो इसके एक पैसा दिया नहीं, ऊपर से आती हुई लक्ष्मी कौन मना करता है भला। तो लो, अब भुगतो। तभी बहू, जो अब बिल्कुल पतली हो चुकी है, वहाँ आती है। माँ जी, कल वो डायरेक्टर आ रहा है, उसका फ़ोन आया था। बोल रहा था शूट कल ही फाइनल करेगा क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है, और एक बार शूट खत्म होते ही वो चेक भी क्लियर हो जाएगा। अरे चलो, तुम्हारा शूट खत्म हो तो मैं भी साइड लगूं। परेशान हो गई हूँ तुझ पर पैसा लगाकर। हाँ, 40-50 हज़ार लगा दिए तो इतना सुना रही हो। करोड़ों जब गिनोगी तब बात करूँगी। चल, आज का दिन और कल तेरा शूट है, सो जा। अगले दिन, माँ, मैंने बाज़ार से काजू बादाम का दूध और भुने हुए अखरोट मंगा लिए हैं उन लोगों के लिए। और हाँ माँ, ये 40,000 का नया सोफ़ा भी लगा लिया है क्योंकि पुराना अच्छा नहीं लग रहा था ना। अरे बहू, इतना पैसा कहाँ से आया? तेरा तो चेक भी क्लियर नहीं हुआ अभी।
अरे माँ जी, ऐसा वैसा समझा है क्या? मार्केट वैल्यू है मेरी, उधार में लाई हूँ। ये बोलकर कि पैसे नहीं दिए तो 2 गुने पैसे दे दूंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और डायरेक्टर आता है। देखिए, मैं अपने वादे के अनुसार ठीक 1 महीने में आ गया। और हाँ, टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। कल सुबह मेरा कटरीना कैफ के साथ दुबई में शूट है। जी मैं भी किसी कटरीना या दीपिका से कम हूँ क्या? जी मैडम, वो तो है ही। फिर वो सास से कहता है, आंटी जी, अपनी बहू को बुला लीजिए ना, क्योंकि अरे हाँ हाँ, क्योंकि टाइम नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन बहू तो मेरी एक ही है। अरे डायरेक्टर साहब, मैं तो हूँ यहाँ आपकी एड की हीरोइन। अरे नहीं नहीं मैडम, वो तो मोटी सी थी, आप तो पतली ही दुबली है। हाँ तो अच्छा है ना, हीरोइन तो पतली ही होती है। अरे मैडम, विज्ञापन तो दूध दही का है ना, और उसके लिए मुझे मोटी हीरोइन चाहिए थी। लेकिन आपने तो अपना हाल ही बिगाड़ रखा है। फिर वो अपने यूनिट से कहता है, अरे चलो चलो, निकलते यहाँ से। अरे रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? ये चेक कब क्लियर होगा, ये भी तो बता दो। कभी नहीं। सासू माँ। बहू जोर से रोने लगती है। अरे तेरे पापा ने भी कहकर हमें कुछ ना दिया, और आती हुई ये लक्ष्मी भी चली गई, और हो जा पतली। हे भगवान।